बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम मॉडलिंग। आज का ये टॉपिक पार्ट 1 होगा और इसके 2 पार्ट हैं। सिस्टम मॉडलिंग के बड़ा चैप्टर है और इसका आज हम हाफ पोर्शन जो है वो आज कवर करेंगे। सिस्टम मॉडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक प्लान करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के हवाले से, या कोई प्रोजेक्ट आपने एक चूज़ किया है और उसको हमने बनाना है, कंप्लीट करना है, आप प्लानिंग करते हो उसकी, और उसके बाद फिर आप उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाते हो या एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हो। ठीक है, तो जितनी डिज़ाइनिंग के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, उसके फंक्शंस के हवाले से जो है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम सिस्टम मॉडलिंग में करते हैं। तो जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर वो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स, इंटरेक्शन मॉडल्स, स्ट्रक्चरल मॉडल्स, बिहेवियर मॉडल एंड मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। तो चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ये स्लाइड्स हैं इसके हवाले से बता दूं। इंट्रोडक्शन, सिस्टम मॉडलिंग क्या होता है। सिस्टम मॉडलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ ए सिस्टम। यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं उसको आपने डेवलप करना है, तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जो कि आप प्लानिंग के बाद जो है स्टार्ट करते हो। ठीक है, विद ईच मॉडल प्रेजेंटिंग विद ईच मॉडल प्रेजेंटिंग ए डिफरेंट व्यू। यानी ये जो हमारे पास जो मॉडल व्यू हैं या एक इन्वायरमेंट जो होगा या एक पर्सपेक्टिव होंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के, वो हम डिफरेंट व्यू से हम देखेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट एंगल से देखें तो आपको उसके डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं। इंटरनली उसका स्ट्रक्चर कैसा है या उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें सिस्टम के मॉडलिंग के अंदर आ जाती हैं। एक पूरा एक डिफरेंट व्यू होती है, यानी कि आप उसको किसी एक एंगल से देखें तो उसका कोई व्यू नज़र आएगा, दूसरे एंगल से देखें तो उसका डिफरेंट व्यू नज़र आएगा। आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सिस्टम मॉडलिंग हैज़ नाउ कम टू मीन रिप्रेजेंटिंग ए सिस्टम यूजिंग ए काइंड ऑफ ग्राफिकल नोटेशन। यानी आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिस्टम बना रहे हो तो उसको आप एक डिफरेंट पेपर के ऊपर डायग्राम बनाते हो, उसका एक स्केच बनाते हो, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के हवाले से, या उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है इन ग्राफिकल नोटेशन। सिस्टम मॉडलिंग में हमने अगर सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो उसको हमें डिफरेंट ग्राफिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। वो ग्राफिकल नोटेशंस मीन्स के डिफरेंट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एरोज यूज़ होते हैं या डिफरेंट शेप्स यूज़ होती हैं, जिससे एक सिस्टम के व्यू को सिस्टम को व्यू करना इजी हो जाता है। बेसिकली ये ग्राफिकल नोटेशन वाली जो लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल। ये समझ लें आपके सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें जैसे मैंने लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपको मैंने बताया कि आप अपने सिस्टम को दिखाओगे कि सिस्टम के साथ सिस्टम में कितने एक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़र उसको कैसे यूज़ करेगा। तो वो सारी रिप्रेजेंटेशन हमने ग्राफिकल नोटेशन से करनी है। तो वो बेसिकली लैंग्वेज हमारे पास जो है, जो डिफरेंट ग्राफिकल नोटेशंस की, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। सिस्टम मॉडलिंग में एनालिस्ट को क्या उससे हेल्प मिलती है, एक तो उसको फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, जो कि मेन पॉइंट के सिस्टम के फंक्शनैलिटी का पता चलता है। ठीक है, मॉडल्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, और मॉडल से फिर हम वो उस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये नहीं होता कि हम कस्टमर यानी आपने एक फॉर एग्जांपल एक मॉडल बना लिया, इसके ग्राफिकल नोटेशन यूज़ करके, यूएमएल लैंग्वेज यूज़ करके आप उस स्केचेस को डिस्कस करोगे विद कस्टमर्स कि भी ये हमने ये फंक्शन इसमें रखा है, उसको आप एज ए ग्राफिकल नोटेशन के तौर पे यूज़ करोगे। ये हमने इसमें फंक्शनैलिटी एडअप की है, तो वो भी आप उसको यूएमएल लैंग्वेज में या ग्राफिकल नोटेशन में ही शो करेंगे।
इसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड सिस्टम मॉडल होते हैं। यानी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक तो नया सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम भी चल रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या हमने प्लान करना है कि मॉडल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम आर यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम के मॉडल का भी पता चल जाता है कि वो मॉडल बेसिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम का कैसा चल रहा है, कैसा है वो, ठीक है। दे हेल्प क्लैरिफाई व्हाट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाली पॉइंट कि एक तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से ये हमें एक क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा काम कर रहा है, ठीक है, और कैन बी और कैसा हो सकता है। और फिर उसके बाद यूज्ड एज ए बेसिस फॉर डिस्कसिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेके और आपने एक नया सिस्टम बनाना है तो फिर आपने कंपेयर करके बताना है, उसकी स्ट्रेंथ बतानी है, उसकी वीकनेस बतानी है। दीज देन लीड टू रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू, फिर वो बताएंगे, जो भी एनालिस्ट होगा वो आपको बताएगा, जो कस्टमर को बताएगा कि भी अब रिक्वायरमेंट के लिए, नए सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स की क्या आगे फर्दर ज़रूरत है, यानी उसमें कितनी आगे ज़रूरत पड़ती है, इस सॉफ्टवेयर में जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसमें नया सिस्टम बनाने के वजह से रिक्वायरमेंट की तरफ लेके जाना कैसा है। Models of new system are used during requirements engineering to help explain the proposed requirement of the other stakeholders. Engineers use models to discuss design proposals. Engineers basically जो होते हैं वो एक हम डिज़ाइन प्रपोजल होता है, एक प्रपोजल एक मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है सॉफ्टवेयर की, और उसकी इंट्रोडक्शन होता है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो एक ब्रीफ सा डॉक्यूमेंट होता है टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इन ए मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग, ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे लास्ट पे, इट इज़ यानी मॉडल ड्रिवन, हमने बेसिकली जो भी काम करना है, जो भी इंजीनियरिंग प्रोसेस करना है वो मॉडल ड्रिवन होगा। जो जो मॉडल्स बने होंगे उसको स्टेप बाय स्टेप उन्हीं मॉडल्स के थ्रू देख के हमने इंजीनियरिंग करनी है। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट ए कंप्लीट और पार्शियल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द सिस्टम मॉडल। तो इसके बाद हमारे पास सिस्टम के कुछ पर्सपेक्टिव्स आते हैं, सिस्टम का एक पूरा एक लहमल आ जाता है, पूरा एक इन्वायरमेंट आ जाता है कि बेसिकली सिस्टम का पर्सपेक्टिव क्या है, कि एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसमें हमारे पास तो एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हो गया, मसलन कि एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर के साथ हमारी इंटरेक्शन कैसी होगी, क्या पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा एक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, एक तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हो गया, किस तरह से एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर सिस्टम काम करता है, या उस पर इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है कि वेयर यू मॉडल द इंटरेक्शन बिटवीन ए सिस्टम एंड इन्वायरमेंट, यानी कि एक इन्वायरमेंट के साथ और सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन बन रहा है, और बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि बेसिकली आप इसको इस तरह से देख लें कि आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, आप सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ मॉडल्स हैं, ठीक है, और वो सारे कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी आपस में फंक्शनैलिटी है, किस तरह से उनकी आपस में इंटेग्रिटी है, इंटीग्रेटेड हैं, किस तरह आपने जो भी उन कंपोनेंट्स में आपस में इंटेग्रिटी है, लाइक दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, और क्या वैलिडेशन भी ठीक हो रही है, एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपस में जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेसिकली इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से पता चल जाते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है, तीन पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक हमने एक्सटर्नल को देख लिया, एक इंटरेक्शन को देख लिया, अब स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव वेयर यू मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम और द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा दैट इज प्रोसेस्ड बाय द, यानी कि ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है, हम बेसिकली एक ओवरऑल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डाटे का स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है, किस तरह से वो डाटे को कलेक्ट करता है, उसको फिर सिस्टम को प्रोसेस कैसे करता है। दूसरा है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वेयर यू मॉडल डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि वो अगर हम कोई उस सिस्टम से प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो क्या कौन से इवेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, मसलन जैसे कि हमने सिस्टम बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे लॉगिन सिस्टम बनाया, ठीक है, उसमें किस तरह से इंटरेक्शन करता है, इवेंट कैसे उसके जनरेट होते हैं,
ठीक है, यूज़र किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ट्रांजैक्शंस के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, बिहेवियर किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नेगेटिव बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा, या आप उसमें को इस तरह से कह सकते हैं कि वो किस तरह से आपको आउटपुट शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास UML डायग्राम टाइप्स हैं। बेटे ये डायग्राम समझ लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत ही लाजमी जुज़ है। आज मैं इस लेक्चर के एंड में आपको एक छोटा टास्क दूंगा। टास्क वो आपने एज असाइनमेंट तैयार करना है, तो उसमें हमारे पास ये UML डायग्राम्स आएंगी। जितना जितना हमने अब तक पढ़ लिया हुआ है, आप इतने इस काबिल हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब UML डायग्राम्स टाइप्स, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया। सिस्टम पर्सपेक्टिव के हवाले से मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब UML डायग्राम कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं, ये हमने वन बाय वन सारी की सारी डिस्कस करनी है। सबसे पहले है आपके पास एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, ये बेसिकली बताता है डाटा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, लाइक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने कोई भी यूज़र की रजिस्ट्रेशन की है, एक प्रोसेस किया है, या एक कैलकुलेशन की है, मतलब सिस्टम के अंदर जो डाटा की प्रोसेसिंग के हवाले से वो आपने एक्टिविटी डायग्राम से शो करके दिखाना है। ठीक है, जो एक्टिविटी डायग्राम होगी वो बताएगी कि सिस्टम में प्रोसेस कैसे चल रहा है, एक्टिविटीज़ किस तरह से इन्वॉल्व हैं, और डाटा की कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ केस डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम से में तो आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम सिस्टम की प्रोसेस का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ है, आगे फिर कौन सा स्टेप आता है, फिर उसके आगे कैसा स्टेप आता है, और लास्ट पे आउटपुट कैसे आती है। तो ये बेसिकली पूरी एक्टिविटी दिखाएगा आपको डायग्राम के तरीके। हम आगे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। यूज केस डायग्राम बेसिकली होता है सिस्टम और इन्वायरमेंट की जो है, एक तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन किन किन लोगों ने करनी है, वो इन्वायरमेंट में कौन कौन से यूजर हैं जिन्होंने करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट आ रहा है, टीचर भी आ रहा है, उसमें अदर एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यूज केस डायग्राम से पता चलता है किन किन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जो इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। बात समझ गए? इससे पता चल जाता है कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये हम यूज केस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं सीक्वेंस डायग्राम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है UML। ये बताएगी कि एक्टर्स जो हैं और सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स क्या इंटरेक्शन है। ये सीक्वेंस बताएगा आपको। इसमें हम डिफरेंट एरो शो करेंगे, कुछ बार्स बनाएंगे। ठीक है, और वो बताएगा कि हम बेसिकली सिस्टम कंपोनेंट्स और जो एक्टर्स और सिस्टम के दरमियान क्या सा इंटरेक्शन है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्लास डायग्राम। कितने ऑब्जेक्ट क्लासेस इस्तेमाल है, कितने एंटिटीज आप यूज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो क्लास डायग्राम से पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक ER डायग्राम, जैसे आपने नाम सुना है, ER डायग्राम भी होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। डेटाबेस का एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी हम बेसिकली सिस्टम ही को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और डिफरेंट सिंबल्स और नोटेशंस यूज करके कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टेट डायग्राम। ठीक है, दिस हाउ द सिस्टम रिएक्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। वो कैसे कैसे स्टेट्स डायग्राम में हम ये वो जो है इंटरेक्शन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स के हवाले से। ये थी वो डायग्राम्स, वो UML डायग्राम्स जो हमने आगे वन बाय वन डिस्कस करनी है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मॉडल में आ जाएं। यानी हमने ये बेसिकली अभी कॉन्टेक्स्ट मॉडल जो ये फर्स्ट हम है, ये अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। कॉन्टेक्स्ट मॉडल आर यूज टू इलस्ट्रेट ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि पूरा ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो होता है सिस्टम का, वो हमने शो करना है। उसमें डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, आउटसाइड द बाउंड्रीज सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इनसाइड द बाउंड्रीज कैसे वर्क कर रहा है, सोशल और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न कैसा है सॉफ्टवेयर के साथ, किस तरह से वो इंटरेक्शन हो रहा है सोशली तौर पर। और आर्किटेक्चरल मॉडल शो द सिस्टम एंड रिलेशनशिप विद अदर सिस्टम। अब आपको पता है कि आर्किटेक्चरल मॉडल भी होता है कि उसमें एक यूज़र होता है, या उसमें एक एक्सटर्नल आर्किटेक्चर होता है, एक इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, और आपस में रिलेशनशिप क्या है सिस्टम का। तो एक वो कॉन्टेक्स्ट मॉडल में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, यानी सिस्टम बाउंड्रीज आर एस्टेब्लिश्ड टू डिफाइन व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इज आउटसाइड द सिस्टम।
यानी कोई ऐसा काम जो इसकी बाउंड्री से बाहर चला जाता है वो उसकी बाउंड्री में, वो उसकी फंक्शनलिटी में नहीं आता। हमने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज में रह के काम करना होता है, या सिस्टम को चेक करना होता है कि वो बाउंड्रीज के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसी है। देशो अब उसमें कुछ अदर सिस्टम भी आ जाते हैं, उनके साथ इंस्ट्रक्शन कैसा है, दैट आर यू टू डिपेंड ऑन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। यानी कुछ अदर सिस्टम भी होते हैं, जैसा कि हमारे पास जिस तरह से आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अदर एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेटेड हैं। गूगल को ले लें, फेसबुक को ले लें, और लॉट ऑफ लॉट ऑफ सिस्टम, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिपेंड करते हैं अदर सिस्टम्स पे। पेमेंट करनी है, वीज़ा पे चला जाता है, जिस तरह भी है। वो बहुत सारे ऐसे गेटवेज हैं, बहुत सारे ऐसे अदर सिस्टम्स हैं जो उसकी बाउंड्रीज में काम कर रहे होते हैं। पोजीशन ऑफ सिस्टम बाउंड्री हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डिफाइनिंग ए सिस्टम बाउंड्री इज ए पॉलिटिकल जजमेंट, देयर मे बी प्रेशर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्रेशर्स होते हैं, कहाँ कहाँ हमने इसको यूज़ करना है, और उसके हवाले से हमें किन किन जो एक वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही कहने के एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब आपके सामने ये है जी कॉन्टेक्स्ट मॉडल। आपके सामने एक मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको। यानी इससे डायग्राम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस तरह से कॉन्टेक्स्ट बना के, यानी देखिए उसमें आपके पास बाउंड्रीज आ जाती हैं, एक्सटर्नल आपके पास वो बाउंड्रीज आ जाती हैं। ये सारी वही चीज़ें दिखाई हुई हैं कि मसलन फॉर एग्जांपल ये है सिस्टम आपके सामने, ये ज़रा इसको गौर से समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सिस्टम आपका पेशेंट केयर मैनेजमेंट सिस्टम या मेंटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका सिस्टम हो गया। अब इसके साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व है इस सिस्टम की? पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम एडमिशन सिस्टम है, यानी एक और सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड है, एडमिशन सिस्टम है। यानी एक हो गया एडमिशन, फिर उसके बाद उसका पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी पेशेंट की एडमिशन होता है तो उसके बाद जाहिर बात है अगर वो दोबारा आएगा तो उसका एक ऑलरेडी रिकॉर्ड भी सेव्ड होगा, ठीक है, तो उसकी डेटाबेस अलग होगी। सिस्टम प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम, अब इसमें अब डॉक्टर ने उसको क्या प्रेस्क्रिप्शन दी उसका भी रिकॉर्ड होगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम है कि अगर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लें तो ये उसमें अपॉइंटमेंट की जो भी रिकॉर्ड है, डिटेल है, वो होगी कि इस दिन आपका, यानी जब भी वो यूज़र ने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है वो बेसिकली अपॉइंटमेंट्स लेगा, ठीक है। इसी तरह HC स्टैटिस्टिक्स सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, बाकी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें भी सारी इसी के साथ इन्वॉल्व हुई हैं। तो ये बेसिकली क्या है आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम नज़र आ रहा है। ये आप इस तरह किसी भी सिस्टम का इस तरह से ही बनाएंगे डायग्राम, इस तरह से ही आप शो करेंगे भी कौन कौन सी चीज़ें आपने इस सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस पर्सपेक्टिव आ जाता है कि सिस्टम का प्रोसेस कैसा है, उसका क्या है कि कॉन्टेक्स्ट मॉडल सिंपली शो द अदर सिस्टम इन द, यानी कि अभी आपको बता रहा है कि इस इन्वायरमेंट में दूसरे सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, नॉट हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड इन दैट इन्वायरमेंट। प्रोसेस मॉडल बताएगा कि हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड इन ब्रॉडर बिजनेस। यानी यहाँ पे आप एक मेन चीज़ बनानी है, समझ लें कि प्रोसेस मॉडल असल मेन काम है कि जो आपने सिस्टम को डेवलप करना है, और उसी में डिटेल्ड पता चल जाती है कि वर्क कैसा हो रहा है, काम कैसा कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो UML एक्टिविटी डायग्राम में भी यूज टू डिफाइन बिजनेस, वो एक्टिविटी डायग्राम से पता चल जाता है, ठीक है। ये आपके सामने प्रोसेस मॉडल नजर आ रहा है ऑफ इनवॉलेंट्री डिटेंशन, ठीक है। यानी ये भी एक मॉडल आपके सामने, ये देख लें, प्रोसेस मॉडल है। इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ नाइट्स रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन, एक पूरा मॉडल है, या एक पूरे आप देखें सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके तहत जो है यहाँ से देखें प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से आप देख लें जो भी इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ नाइट, यहाँ पे डेंजरस वाली सिचुएशन है, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, रिकॉर्ड डिटेंशन सिस्टम है। ये पूरा ये सिस्टम आप कह लें कि मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम ये वाला, ठीक है। तो एक हो गया डेंजरस सिचुएशन होगी, एक नॉट डेंजरस। अगर नॉट डेंजरस है तो यहाँ डेंजरस है, फाइंड सिक्योर प्लेस, ठीक है। उसके बाद एडमिट टू हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद आपके एडमिशन सिस्टम आ गया, ठीक है। ये सारा बेसिकली जिस तरह से आम नॉर्मल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है वैसे ही ये सारा वर्क हो रहा है। तो दिस इज प्रोसेस मॉडल की पूरा एक प्रोसेसिंग चलती है, किस तरह से वो जो कस्टमर को हमने जो है वो इन करना है, कस्टमर को रजिस्टर्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास
आ जाता है हमारे पास इंटरेक्शन मॉडल कि मॉडल, अब हम इंटरेक्शन के हवाले से हम डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, बिहेवियर इंटरेक्शंस होते हैं, ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं, उसमें यूज केस डायग्राम जी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में कि बेसिकली अब आप समझ लें कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिकल इस तरह से कह सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है अपने सिस्टम की, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम इस्तेमाल होती हैं, वो सारा के सारा दीज आर द मोस्ट पॉपुलर मॉडलिंग मैकेनिज्म है, एक्टिविटी डायग्राम और यूज केस डायग्राम, सॉरी सीक्वेंस डायग्राम। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं। इंटरेक्शन मॉडल में सबसे पहले है यूज केस मॉडलिंग। इसमें बेसिकली जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हम आगे देखते हैं कि यूज केसेस बेसिकली डेवलप्ड टू originated to support requirement elicitation and now increased ये बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा था कि यूज केसेस वर डेवलप्ड ओरिजिनली टू सपोर्ट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। बेसिकली जो यूज केसेस हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, ये बेसिकली हमारे पास आप ये समझ लें कि एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमें जो चीज़ डिस्कवर होती रहती है या एक पता चलता जाता है कि ये हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक रिक्वायरमेंट का कंप्लीट पता चल जाता है यूज केसेस से, ठीक है। और नो इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएमएल, ठीक है। और ईच अब जो यूज केस है या जो भी एक्टर होगा उसमें यूज केस है रिप्रेजेंट ए डिस्क्रीट टास्क दैट इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल इंटरेक्शन विद द सिस्टम। मतलब जैसे कि यूजर है, यूजर ने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो एक टास्क है, तो वो यूज केस होगा एक फर्स्ट। उसमें एक्टर्स आ जाते हैं। एक्टर्स में हमारे पास पीपल्स होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस भी आ सकती हैं और अदर सिस्टम भी आ सकते हैं कि जो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा वो एक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हम यूज केस के अंदर एक एज ए डायग्राम या सिंबल की शक्ल में हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टर्स को diagrammatically to provide an overview of use case and in more detailed textual form, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आपके सामने एक डायग्राम उसी मेडिकल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही कि मेडिकल इंसेप्शन, ये रिसेप्शनिस्ट आ गया, ठीक है, और ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी इसमें आपके सामने ये एक फंक्शन है, ठीक है, इंटरनली जो फंक्शन ट्रांसफर ऑफ डाटा के मेडिकल रिसेप्शनिस्ट से पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम पे वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये बेसिकली एक्टर्स हैं जो इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसी तरह से ही हमने सिंबल बना लिए हैं जो काम वो कर रहा है, यानी कि आप ओवल सिंबल यूज करोगे फंक्शंस के लिए कि सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं, क्या कर रहा है, यूजर को रजिस्टर्ड कर रहा है वो एक फंक्शन है, लॉगिन करवा रहा है वो एक फंक्शन है, ठीक है, व्यू रिकॉर्ड को शो करवा रहा है वो करवा रहा है, अपडेट कर रहा है, ये सारे फंक्शंस हैं सिस्टम्स के जो हमने जो एक्टर्स या वो यूजर्स इन्वॉल्व हैं, पीपल हैं या अदर एडमिन्स हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स हैं, ये सारे एक्टर्स हैं। और इन्हीं सिंबल्स के थ्रू आपने यूज केस बनाना है कि उसके अंदर कितने ओवरऑल जो है फंक्शनैलिटी मौजूद है उस सिस्टम में। इसमें सारा पता चल जाता है यूज केस मॉडल में कि सिस्टम असल में वर्क क्या कर रहा है, फंक्शंस क्या कर रहा है। इसमें एक्टर्स आ गए मेडिकल स्वैब के। अब इसमें इस मेडिकल सिस्टम के तहत ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम हो गया, यानी आपको सिस्टम भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता, वो पीपल भी हो सकते हैं, यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है, पेशेंट भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है, और फिर डेटा है, स्टिमुलस है, यूजर कमांड इशूड बाय मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, यहाँ से एक स्टिमुलस चलता है या एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, फिर रिस्पॉन्स है, ठीक है, फिर कमेंट्स आ जाते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में है और ये ग्राफिकल फॉर्म। इसी तरह से यहाँ अब आपको कंप्लीट और डिटेल फॉर्म में मेडिकल रिसेप्शनिस्ट के हवाले से अब जितने यूज केस हैं, मतलब अब ये एक एक्टर है इन्वॉल्व हो रहा है, ये आप इस तरह बनाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस तरह से वो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट क्या कर सकता है उसके सारे फंक्शन आप 1 बाय 1 लिखो। रजिस्टर्ड पेशेंट है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पेशेंट है, ठीक है, व्यू पेशेंट इन्फो है, ट्रांसफर डाटा है और कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली वो फंक्शंस हैं जो ये एक्टर परफॉर्म करेगा।
ठीक होगी बात। ये आपने एक एक्टर की बात की है, ये एक एक्टर का आपने यूज केस बनाया है। इसी तरह आपने ओवल सिंबल यूज करने हैं, और वो जो 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 उसके रिलेटेड काम है, मतलब जैसे अकाउंट ऑफिस में अकाउंटेंट होता है, उसने क्या क्या करना होता है, उसने कैसे उसने फीस स्लिप जनरेट करनी है, उसने एडमिशन के हवाले से डिस्कस करना है, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि वो आपने जो एक्टर है वो बेसिकली सिस्टम के अंदर किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, फंक्शंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटे सीक्वेंस डायग्राम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं इसकी डायग्राम ही की तरफ जाता हूँ। ये बेसिकली आपके सामने एक सीक्वेंस डायग्राम नजर आया, ये आपको फ्लो बताएगा। ठीक है, ये एरोज रिप्रेजेंट करे फ्लो बताएगा, प्रोसेसिंग का फ्लो बताएगा किस तरह से। देखिए, व्यू इन्फो पीआईडी, रिपोर्ट इन्फो पीआईडी, इस तरह से। यानी जो सिस्टम और एक्टर की इंटरेक्शन हो रही है और उसकी प्रोसेसिंग होके वापस इसके पास आ रही है, तो ये एक यहाँ पे देखें ऑथोराइजेशन आ रहा है। ठीक है, यानी ऑथोराइजेशन होती है, ऑथोराइज होगा वो यूजर। या फॉर एग्जांपल एक लॉगिन सिस्टम ले लें, तो लॉगिन सिस्टम में यूजर इंटरेक्ट किया, उसने वो सर्वर को अपना रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको एक्नॉलेज किया, और वहां से प्रोसेसिंग होके वापस जो ऑथोराइजेशन, यानी कि जो ये जो आपको डिफरेंट सिंबल, जो एक एरो फुल नजर आ रहा है, फिर डॉटेड एरो भी नजर आ रहा है, ये बार्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या नहीं है कि आपके पास सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क कर रहा है। तो ये भी एक डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एरोज हैं, इसमें फ्लोज हैं, और इसमें जो है एक्टिविटीज भी शो हो रही हैं, सारा कुछ ये इस सीक्वेंस में पता चल रहा है कि किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होगी, किस तरह से ऑथोराइज होगा, और वापस किस तरह से आएगा। तो ये सीक्वेंस डायग्राम, एक होगी यूज केस डायग्राम और एक होगी सीक्वेंस डायग्राम। ये एक और सीक्वेंस डायग्राम है फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। यानी हर सिस्टम के लिए, फंक्शन के लिए अलग अलग सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। जिस तरह से ये आपने मेडिकल के रजिस्टर्ड पेशेंट हो गया, अनरजिस्टर्ड, इनकी आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। तो आज हमने की पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, सबसे पहले तो सिस्टम मॉडलिंग के हवाले से एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मॉडल होता है। ठीक है, उसमें सिस्टम किस तरह से मॉडल आप कर रहे हैं, और उसको इस पोजीशन और इन्वायरमेंट में किस तरह से सिस्टम जो है इंटरेक्ट कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट मॉडल को हमने डिस्कस किया। और यूज केस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम को हम डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट सिस्टम की बाउंड्री होती हैं, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम होता है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल एक्टर्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। सीक्वेंस डायग्राम ऐड मोर इन्फो, और सीक्वेंस में मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है कि किस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो बेटे, आज का ये टॉपिक हमारा जो फर्स्ट पार्ट था सिस्टम मॉडलिंग का। नेक्स्ट हम जो है अगले की पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो समझे कि हमने हाफ चैप्टर जो है वो जो इसमें जो सिस्टम मॉडलिंग का हमने कवर कर लिया। अब कोई अगर इसमें कोई पॉइंट ना समझ आए तो बच्चे आप मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, तो वॉइस मैसेज सेंड कर दें, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।